स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्र। और इस शो में हम आपको आपके टैक्स से जुड़ी जो भी छोटी छोटी उलझने हैं उसे हम अपने गेस्ट के सामने रखेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में आपको बताएंगे कि आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमें काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल इससे जुड़े मिलते रहते हैं। तो हमने सोचा कि वापस से इसको एक रिव्यू करते हैं। हम पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि जब से ई फाइलिंग और ई प्रोसेसिंग काफ़ी पॉपुलर हुई है आईटीआर फाइल करते समय, तब से जितने भी टैक्स पेयर हैं वो फॉर्म 26 एस के साथ काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। उनके बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये टर्म। लेकिन 1 नवंबर 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस की और वो थी एआईएस, यानी कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें आपके सवाल जो भी मिले हैं उसमें यही कन्फ्यूजन रहती थी कि एआईएस क्या है और इसमें अगर कोई जो डिटेल है, एंट्री है, अगर वो गलत हो गई तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए, कब कब इसका रिव्यू करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों से जुड़ा कन्फ्यूजन आप सभी के और काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के मन में रहता है। तो इसको आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करने के लिए जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अमित पटेल। अमित जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका। तो ये जो टॉपिक है, पहले तो इसका फाइन प्रिंट हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये एआईएस क्या है, किस तरीके से, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो 26 एएस है इससे ये कितना डिफरेंट है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए। जी। जैसे आपने कहा कि हमारे पास फॉर्म 26 एस काफी समय से है और ज्यादातर टैक्स पेयर इससे परिचित है और जानते हैं कि इसके फायदे क्या है, उसको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। और पिछले साल सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नया फॉर्म या नया डॉक्यूमेंट सभी टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल किया है, जिसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं या शॉर्ट में एआईएस। और इसके साथ कनेक्टेड है टीआईएस, यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो एआईएस और टीआईएस दोनों नए डॉक्यूमेंट्स हैं, पिछले 1 साल में सरकार ने हमको दिए हैं। और काफी लोगों का के मन में ये कंफ्यूजन है कि जब 26 एस हमारे पास पहले से था तो इसकी नए नए फॉर्म की क्या जरूरत है। लेकिन इसके लिए हमको दोनों डॉक्यूमेंट यानी कि 26 एएस और एआईएस, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो पहले समझनी चाहिए। और वो अगर हम समझेंगे, वो हम जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दोनों कितने एक दूसरे से अलग है। तो 26 एज जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है, उसमें जैसे कि दर्शक जानते होंगे कि हर एक टैक्स पेयर के पैन के सामने जो भी टैक्स भरा गया है, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो टीसीएस हो, या एडवांस टैक्स हो, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, सभी सभी टैक्स पेमेंट 26 एस में डिस्क्लोज किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और उस क्रेडिट के बेसिस पे टैक्स पेयर जब रिटर्न फाइल करता है तो वो अपने रिटर्न में जो टैक्स पेमेंट की डिटेल जो उसे देनी होती है, वो 26 एएस के साथ मैच करनी पड़ती है। और अगर मैच होती है तभी जाके उसके रिटर्न जब प्रोसेस होंगे तभी उसको क्रेडिट मिलेगी। तो 26 एएस बेसिकली सिर्फ टैक्स पेमेंट की डिटेल्स देता है और देता रहेगा। हालांकि एआईएस जो है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, जिसमें टीडीएस के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टीडीएस और टीसीएस की डिटेल तो है ही है, लेकिन एसएफटी जो है,
यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटाबेस है सरकार के लिए। और सरकार के पास इस एसएफटी के माध्यम से बहुत सारी माहिती प्राप्त होती है। एसएफटी कई एजेंसियों को फाइल करना पड़ता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, या क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, या सब रजिस्ट्रार है, जहां पर हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी घर या लैंड या जो भी स्थायी मिलकत है उसके ट्रांजैक्शंस रजिस्टर करते हैं। तब वो इंफॉर्मेशन सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से गवर्नमेंट को एसएफटी के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो एसएफटी के द्वारा सरकार को प्राप्त होती है। तो एआईएस में ये सभी इंफॉर्मेशन जो एसएफटी के द्वारा प्राप्त की गई है सरकार में, वो सरकार उस हर एक टैक्स पेयर के एआईएस में वो माहिती, एसएफटी की माहिती वो टैक्स पेयर को देता है। फिर अगर आपके केस में कोई इनकम टैक्स की डिमांड पास्ट में भूतकाल में अगर रेस की गई है तो उस बारे में भी माहिती दी जाती है। और अगर आपको कोई रिफंड ड्यू होता है, इनकम टैक्स रिफंड, तो उसकी माहिती भी दी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो 26 एस में नहीं है और जो एआईएस में दी जाती है। बिल्कुल। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सरकार को काफ़ी आसानी हो गई एआईएस के ज़रिए। टैक्स स्क्रूटनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और सरकार को भी काफ़ी आसानी हो चुकी है कि वो सबके डिटेल्स को ठीक तरीके से मॉनिटर कर सके। लेकिन टैक्स पेयर के लिए इसमें क्या था, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इंट्रोड्यूस करने के लिए, और टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा हुआ या एआईएस में क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? करेक्ट। तो अब तक क्या होता था कि जब कोई टैक्स पेयर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता था रिटर्न फाइल करवाने के लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट जो भी है उसके पास सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन होती थी जो टैक्स पेयर उसे देता है। तो कई बार ऐसा होता था कि या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली टैक्स पेयर कई कई सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट को नहीं देता था। और उसका रिजल्ट ये होता था कि जब रिटर्न फाइल होता था तो काफी सारे ट्रांजैक्शंस जो एक्चुअली टैक्स पेयर को इनकम प्रदान करते हैं वो ट्रांजैक्शंस रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं होते थे। और जब और हमको सभी टैक्स पेयर को ये जानना जरूरी है कि ये एआईएस हो या ना हो, एआईएस सरकार हमें दे या ना दे, जो इंफॉर्मेशन है वो सब माहिती सरकार के पास ऑलरेडी है और पहले से थी, पहले भी थी, आज भी है। तो सरकार के पास ये इंफॉर्मेशन जब ऑलरेडी अवेलेबल है और जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, सीपीसी जिसे कहते हैं, वो जब रिटर्न प्रोसेस करता है तो वो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो एआईएस की माहिती, एआईएस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके आईटीआर के साथ मैच करता है। और अगर एआईएस में कुछ ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं जो आईटीआर में नहीं है तो टैक्स पेयर को नेचुरली नोटिस आएगा या सवाल पूछा जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है आपके पैन के सामने आपके एआईएस में दिखाई दे रहे हैं, तो आपने इन ट्रांजैक्शंस को आपके आईटीआर में क्यों नहीं दिखाया है। तो टैक्स पेयर के लिए सुविधा ये है कि भूल कर भी कोई ट्रांजैक्शन रह न जाए अपने आईटीआर में दिखाने से। और इसके द्वारा आईटीआर जो हम फाइल करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे, ज्यादा सही होंगे। तो ये इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर सही रिटर्न नहीं फाइल करते और बाद में हम पकड़े जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी बहुत महंगा पड़ता है।
बिल्कुल, तो ये कुछ अहम बातें हैं जिनका कि टैक्स पेयर को ध्यान में रखना चाहिए और उनके फ़ायदे के लिए अगर देखा जाए तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। चलिए एक-एक करके इसको तो और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अमित जी, हमें ये बताइए कि एआईएस में क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं जिसको कि जानना बेहद ज़रूरी है एक टैक्स पेयर के लिए? क्योंकि काफ़ी सारे टर्म्स हैं, काफ़ी सारे उसके अंदर भी कंपोनेंट्स हैं जब हम उसके फॉर्म को देखते हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स मौजूद होती हैं? जी। तो एआईएस दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और हुँ, पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन है, यानी जैसे कि टैक्स पेयर का नाम, एड्रेस, पैन, डेट ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा। और पार्ट बी में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी माहिती है। तो पहला बिल्कुल। पार्ट बी में जो पहला सब पार्ट है उसमें टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स हुँ, दी जाती है, जो 26 एएस में भी होती है। तो सेम सेम इंफॉर्मेशन एआईएस में भी होती है, और सामने वाले पार्टी का नाम, कितना उसने ग्रॉस अमाउंट दिखाया है, कितना टीडीएस या टीसीएस काटा है, और कौन से सेक्शन में टीडीएस कटा है, ये सब डिटेल्स होते हैं। फिर दूसरा सब पार्ट है पार्ट बी का, वो है एसएफटी। इसमें जैसे मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या तो रिडेम्पशन किया है, तो हर म्यूचुअल फंड को ऑन एनुअल बेसिस ये सारी माहिती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है एक एसएफटी के द्वारा। तो आपके पैन के सामने हर म्यूचुअल फंड का जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब आपके एआईएस में दिखाई देंगे, कि आपने मान लीजिए XYZ म्यूचुअल फंड है, उसमें 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और एबीसी म्यूचुअल फंड है, उसमें आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रिडीम किया है। तो ये दोनों चीज आपके एआईएस में दिखाई देंगी। तो ये थी म्यूचुअल फंड की बात। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप या घर खरीदते हो या घर बेचते हो, या जमीन का पीस, प्लॉट प्लॉट ऑफ लैंड आप बेचते हो या खरीदते हो, सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के दफ्तर में, तो ये सब रजिस्ट्रार के हर दफ्तर को ये एक एसएफटी दिया गया है, जो उन्हें फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और उस एसएफटी में हर एक ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल्स दी जाती है। तो किसने बेचा, किसने खरीदा, कौन, क्या तारीख थी वो ट्रांजैक्शन की, क्या एग्रीड वैल्यू था, और पैन नंबर दोनों पार्टी का, ये सब डिटेल्स दी जाती है। तो अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, तो उसकी डिटेल आपके एआईएस में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर जब आप रिटर्न फाइल करते हो, अगर बेचा है तो आपको जाहिर है कि कैपिटल गेन दिखाना चाहिए अपने रिटर्न में। तो वो इंफॉर्मेशन जो आपके आईटीआर में है कैपिटल गेन्स की, वो सीपीसी का जो सॉफ्टवेयर है वो मैच करेगा आपके एआईएस के साथ। तो ये दूसरी टाइप का था। तीसरा है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड्स है, आपका क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा होता है वो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कंपल्सरीली रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, आपके हर एक कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या जहाँ मान लीजिए बैंक अकाउंट में आपका सेविंग्स अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट्स है, तो उस पे आपको जो ब्याज मिलता है, तो वो सभी आइटमों को भी, या चाहे वो कंपनी हो जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, या बैंक हो जिसने आपको ब्याज दिया है, ये सभी को एसएफटी फाइल करना पड़ता है, और सारी डिटेल सरकार को देनी पड़ती है। तो जैसे 26 एएस में इंटरेस्ट या डिविडेंड की कोई डिटेल नहीं होती है, अनलेस के उसमें से टीडीएस कटा है। लेकिन कई बार टीडीएस टीडीएस नहीं कटा होगा, फिर भी ब्याज से, फॉर एग्जांपल सेविंग्स बैंक जो है उसमें टीडीएस नहीं लगता है, लेकिन इंटरेस्ट आपको मिलता है जिस पर आपको टैक्स भरना होता है। तो ये सभी चीजें भी एसएफटी के द्वारा सरकार को प्राप्त होती है, और आपके एआईएस में ये डिक्लेयर होगी। और हमारे एक्सपीरियंस में ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये हुआ है कि कई सारे टैक्स पेयर्स है, वो अपने सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का जिक्र अपने आईटीआर में नहीं करते हैं, और उस पर टैक्स नहीं भरते हैं। तो ये सब जो गलतियां होती है, जाने में अनजाने में जो भी है, वो अब गलतियां दोहराना
मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी ये सब पूरी इंफॉर्मेशन आपके एआईएस में बहुत आसानी से प्राप्त है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। बिल्कुल, इसके अंदर एक और टर्म है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, शॉर्ट में जिसको कि हम टिस बोलते हैं, ये एआईएस के अंडर ही हमें दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है, ये भी हमें थोड़ा डिटेल में समझाइए। जी, तो टीआईएस के बारे में बात करने से पहले और एक चीज दोहराना चाहूंगा एआईएस के बारे में, कि ये जब जो जो भी मैंने कहा अब तक वो तो है ही है। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपकी सैलरी का। जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है उनको सैलरी मिलती है अपने एम्प्लॉयर से, और सैलरी के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मान लीजिए बेसिक है, डीए है, एचआरए है, एलटीए है, या कन्वेंस अलाउंस है, आदि इत्यादि। तो ये सब जो जो ब्रेकअप होता है सैलरी का, और सैलरी में आपने अगर कोई एग्जेम्पशन क्लेम किया हो एचआरए के लिए मान लीजिए, या एलटीए के लिए, या प्रोफेशन टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है 2,500 का साल का, ऐसे जो भी डिडक्शन है जो आपने अपने एम्प्लॉयर को आप डिक्लेरेशन देके आपके सैलरी में से कटवाया है, तो वो सब की माहिती भी 26 फॉर्म एआईएस में मिलती है। और वो सब इंफॉर्मेशन भी आपको अपने आईटीआर में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तभी वो दिखानी होती है, और सॉफ्टवेयर दोनों को मैच करेगा। तो ये एक दूसरी इंफॉर्मेशन है जो एआईएस में प्राप्त है। और और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो फॉरेन रेमिटेंसेज है, या आपने अगर फॉरेन एक्सचेंज खरीदा है किसी भी कारणवश, तो उसकी उसकी पूरी जानकारी आपके 20 फॉर्म एआईएस में मिलेगी। कितना, कितने डॉलर्स खरीदे, कितने डॉलर्स बेचे, ये सब इंफॉर्मेशन फॉर्म एआईएस में प्राप्त होती है। अब आते हैं टीआईएस पे। तो जैसे कि उसका नाम ही ऐसा है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो बेसिकली एआईएस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी समरी कैटेगरी वाइज आपके टीआईएस में है। फॉर एग्जांपल, आपको आपके आपके पास समझ लीजिए 50 कंपनी के शेयर्स हैं, 50 कंपनी से आपको डिविडेंड आता है, तो पूरी सब 50 कंपनी की एक एक आइटम होगी जो जो भी है आपके केस में डिविडेंड की, वो सब एआईएस में आएगी, और उसकी समरी जो है वो टीआईएस में आएगी। तो हर एक इंफॉर्मेशन कैटेगरी, उसकी प्रोसेस वैल्यू, डिराइव्ड वैल्यू एटसेट्रा, ये सभी आइटम्स टीआईएस में आएंगी। समझ लीजिए बैंक इंटरेस्ट है, सेविंग्स, आपका सेविंग्स बैंक है, अकाउंट है किसी बैंक में, और उस पर आपको हर 3 महीने क्वार्टरली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट मिलता है। तो एआईएस में पूरी जानकारी होगी हर एक क्वार्टर की, और टीआईएस में टोटल अमाउंट होगा समरी। तो इस तरह से उन्होंने समरी भी दिया है आपको और कंप्लीट डिटेल्स भी दिया है। बिल्कुल। अमित जी, आप ये भी समझना चाहेंगे, अगर कॉमन टैक्स पेयर है हमारे जैसे, जिनको कि एआईएस देखना है, अपना चेक करना है, एक बार रेफर करना है कि उसमें किस तरह की एंट्री डाली गई है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो रेफर कर सकते हैं, उसका एक्सेस किस तरीके से है, ये भी थोड़ा हमें समझाइए। जी, तो एआईएस और टीआईएस जो फैसिलिटी सरकार ने दी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हर टैक्स पेयर अपने एआईएस और अपने टीआईएस पे ध्यान दे, चेक करे रेगुलरली, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो उसका फीडबैक दे। तो जाहिर है कि इसके लिए हर टैक्स पेयर को एक्सेस होना चाहिए अपने एआईएस और टीआईएस के। तो इसके लिए आपको अगर एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो फाइलिंग करने की जो वेबसाइट है या पोर्टल है, जिससे www.incometax.gov.in, ये वेबसाइट पे जाना है, आपका पैन डाल के, पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से एक है सर्विसेज। और आप सर्विसेज पे अगर क्लिक करेंगे तो एक और एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, जिसमें एक आइटम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस। एआईएस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको और एक नए पोर्टल पे ऑटोमेटिकली आपको आप जाएंगे, और जहां पर एआईएस और टीआईएस दोनों के लिए अलग टैब है। आपको जो भी डाउनलोड करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए,
कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, वेदर पीडीएफ में करना है या जेसन में करना है या सीएसवी फॉर्मेट में करना है, तो वो फॉर्मेट भी आपको सिलेक्ट करना है। और वो करने के बाद आपको वो डाउनलोड वो स्टेटमेंट एआईएस है या टीआईएस वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा और फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। हुँ। और अगर टैक्स पेयर ने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पर कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ़ीड हो चुकी है टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो क्या फिर वो ऑप्शन है कि हम उसको जाकर करेक्ट कर सकें, उसको रेक्टिफ़ाई कर सकें? उसका क्या प्रोसीजर है? जी, तो पहली बात तो ये कि क्या उस एआईएस में गलत एंट्री आ सकती है या नहीं आ सकती है? तो उसका जवाब है आ सकती है, क्योंकि जब टीडीएस रिटर्न कोई भी फाइल करता है या एसएफटी भी फाइल करते हैं, तो वो सब मैन्युअली ह्यूमन बीइंग्स कर रहे होते ज्यादातर, और ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक कर सकते हैं। तो कई बार पैन में एक एक अल्फाबेट या एक कैरेक्टर का भी मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, तो एक्स वाई जेड के पैन के बदले एबीसी के पैन के सामने वो आइटम दिखी जाएगी। तो इसके लिए मिस्टेक्स तो हो सकती है, और इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपना इंडिविजुअल जो एआईएस है वो रेगुलरली चेक करें। और अगर उसमें कुछ मिस्टेक दिखाई देती है, मान लीजिए किसी कंपनी ने आपके नाम के आपके पैन के सामने डिविडेंड दिखाया है और आपके पास वो कंपनी के शेयर है ही नहीं, यानी किसी और का डिविडेंड आपके पैन के सामने किसी ने कोई कंपनी ने गलती से दिखाया है, तो आपको तुरंत लॉग इन करके वहां पर फीडबैक देने की फैसिलिटी दी गई है। तो आप उस आइटम के सामने आप फीडबैक दे सकते हैं कि ये गलत है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जॉइंट नेम में होता है इन्वेस्टमेंट, तो मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ के नाम में शेयर्स है, तो और डिविडेंड मिला है हस्बैंड को, और कंपनी ने गलती से वाइफ के पैन के सामने डिस्क्लोजर किया है एसएफटी में। तो इस तरह की जो गड़बड़ होती है, जहां पर आपके फैमिली मेंबर के बदले आपके पैन के सामने कुछ आइटम दिखाई देती है, तो ऐसे केसेस में भी फैसिलिटी दी गई है एआईएस में कि आप वहां कहे कि ये मेरा नहीं है, ये इनकम मेरी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड की है या मेरी वाइफ की है, और या मेरे बेटे की है या बेटी की है, जो भी है, जो भी फैमिली मेंबर की है। सो आप वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपके हस्बैंड या वाइफ जिसका भी जो आप कह रहे हैं कि ये इनकम मेरा नहीं लेकिन उसका है, तो उस व्यक्ति का पैन आपको वहां पर एंटर करना है। तो इस तरह से आप अपने एआईएस में अगर कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, तो आप अपडेट कर, उसे कहते हैं अपडेट करना, तो आप वो अपडेट या फीडबैक दे सकते हैं। और वो फीडबैक देने के बाद जो इंफॉर्मेशन पहले थी वो मॉडिफाई होगी, वो सिस्टम में उनका सॉफ्टवेयर जो है, वो सॉफ्टवेयर आपके एआईएस में वो इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर। बिल्कुल, तो ये एक प्रक्रिया है जिसके चलते आप एक फीडबैक दे सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को, और जो भी गलत एंट्री हो गई है जिसको कि लेकर आपके काफ़ी सारे सवाल हमें मिले हैं कि अगर एआईएस में गलत इनपुट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अक्सर होता है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक करिए, बीच बीच में रिव्यू करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर अगर वहाँ पर गलत एंट्री होगी तो आप ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं या फिर टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी मिल सकता है। तो सलाह यही होगी कि बीच बीच में अपना जो एआई स्टेटमेंट है उसको बीच बीच में रिव्यू करते रहिए, उसको चेक ज़रूर करते रहिए। अच्छा, टैक्स पेयर ने अगर एंट्री कर दी है, फीडबैक दे दिया है अपना कि यहाँ पर गलती हो गई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो फीडबैक मैंने भेजा है वो ठीक हो चुका है? और ये जो फीडबैक है, अगर मुझे गलत एंट्री दिख रही है, वापस से मैंने रिव्यू किया, मुझे वापस से दोबारा गलत एंट्री दिखी, तो ये कितनी बार मैं फीडबैक दे सकती हूँ, कितनी बार उसे रेक्टिफाई करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेज सकती हूँ? नोटिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन कितनी बार ये फीडबैक में उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट के पास डाल सकती हूँ? तो जब जब आप फीडबैक देते हो तो ऑप्शन है, या तो आप, अगर आपके पास काफी समय है, 1-2 घंटा है फ्री, और आप बैठ के सभी आइटम को चेक करने वाले हैं, तो कंसोलिडेटेड फीडबैक आप दे सकते हैं। तो जितनी भी आइटम है सब एक साथ आप चेक कर लीजिए, और एक कॉमन कंसोलिडेटेड फीडबैक आप अपलोड कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप पार्ट्स में कर सकते हैं, 1 आधा घंटा आप बैठे,
10-15 आइटम चेक की और उसका फीडबैक दिया, फिर अगले दिन दूसरा और एक आधा घंटा बैठ के और 10-15 आइटम का फीडबैक दिया। उस तरह से आप कर सकते हो। तो कितनी बार आप कर सकते हो, उसका जवाब ये है कि फिलहाल ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप लॉग इन करके आप फीडबैक दे सकते हो। अब फीडबैक देने के बाद जाहिर है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस फीडबैक के बेसिस पे सरकार कुछ एक्शन ले। तो फीडबैक देने के बाद आपने जो फीडबैक दी है वो एआईएस में डिस्प्ले होगी, और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है और मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन क्या है वो दोनों दिखाई देगी। और तो आपको क्लियरली एआईएस में पता चल जाएगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक इंटरेस्ट ओरिजिनल एंट्री थी से 5,000 की, और आपने फीडबैक दिया कि नहीं 5,000 गलत है, 4,000 होना चाहिए। तो आपके एआईएस में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन 5,000 थी वो आपको दिखेगा, और 4,000 मॉडिफाइड वैल्यू है वो भी दिखेगा। तो आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको वो सब उसमें फॉर्म एआईएस में दिखाई देगा। और इसके अलावा एक्टिविटी एक टैब है वहां पर जिसे कहते हैं एक्टिविटी हिस्ट्री टैब। तो वो टैब, वो हिस्ट्री टैब में भी जाके आपको अब उस वक्त तक, उस दिन तक आपने जितनी भी फीडबैक दी है वो पूरी फीडबैक की हिस्ट्री आपको मिलेगी, और उसके हर आइटम वाइज उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेगी, और वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी आता है, ईमेल से भी आएगा और एसएमएस से भी आएगा। राइट, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप एआई स्टेटमेंट अपना रिव्यू कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ गलत एंट्री आपको दिखाई दे रही है तो ये कुछ प्रक्रिया और प्रोसीजर हमने बताया जिसके ज़रिए आप उसको बीच बीच में रिव्यू भी कर सकते हैं। तो हर एक टैक्स पेयर को ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में क्या जानता है, और अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है उनके पास तो वो आप रेक्टिफाई कर सके। इसी वजह से ये एआईएस आया है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए एआईएस के मायने क्या हैं और किस तरीके से उसको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं और बेहतर तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।